सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं आपके रजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलघुत्री क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ये आपका पहला पार्ट है अतलघुत्री क्वेश्चंस में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब रुकना या ठहरना। तो सिंपल सा इसका अर्थ हो जाएगा, भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर हमें रुकना होता है, चाहे अल्प विराम हो, चाहे अर्ध विराम हो, चाहे पूर्ण विराम हो, तो इस तरीके से भाषा में ठहराव के लिए, रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझने की जरूरत है इस प्रश्न को कि जब भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जहां पर हम रुक सकें, थोड़ा सा ठहर सकें, फिर आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सब गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रहन सहन, मिलना जुलना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर होता है? तो आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक अगर इसका उल्टा कर देंगे हम, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बढ़ते से घटते क्रम में जाएंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणक किसे कहते हैं? गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विज शब्द किसे कहते हैं? तो द्विज शब्द का अर्थ 1 से 2 बार प्रयोग में आने वाला शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिखावट का लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, आप समझिए कि इसकी परिभाषा होती क्या है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच एक से अधिक उभयनिष्ठ अगर कोई संख्या नहीं है, जैसे कि 2 और 3 केवल और केवल 1 से कट सकते हैं, 1 के अलावा इनमें कोई और उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के सहअभाज्य हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 और 4 में केवल एक ही कॉमन है, एक ही इन दोनों को काट सकता है और कोई नहीं। इसी प्रकार 4 और 5 भी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों को काटने वाला एक ही है, एक के अलावा और कोई नहीं है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में केवल और केवल अगर एक उभयनिष्ठ होता है तो ये आपस में क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 40 पुस्तकों को 6 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 40 किताबें हैं क्लास में और हमें केवल 6 बच्चों को देना है। ठीक है, तो जब हम वितरित करेंगे बच्चों को तो कितनी पुस्तकें हमें बच जाएंगी? तो हम 40 में सीधे जब 6 से भाग दे देंगे तो हम देखेंगे 6 बार में 36 जाएगा तो 4 बच जाएगा शेष। तो जब शेष बच जाएगा 4, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस तरीके से इसको आप भाग लगा करके भी दिखा सकते थे कि जब हमने 6 से 40 में भाग दिया तो हम 6 बार ले गए तो 36 आया और यहाँ पर 4 शेष बच गया। बस यही बताना था कि 4 शेष बच गया, यानी कि 4 किताबें शेष बच जाएंगी। ठीक है, 6 बच्चों को सेम किताबें देने के बाद भी 4 किताबें बच जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p बाई q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, काव्य का क्या अर्थ अभिप्राय है? तो काव्य वह रचना है जिसे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। तो 636 में देखिए ये इकाई की जगह पर है, ये 3 दहाई की जगह पर और ये वाला 6 सैकड़े की जगह पर है। तो ये 6 यहाँ पर देखिए यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 3 का अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं, यहाँ पर केवल दोनों 6 का कहा है, तो 3 दहाई की जगह पर है तो 3 गुणे 10 ये 30 हो जाएगा। और जो ये 6 है ये सैकड़े की जगह पर है, तो ये 6 गुणे 100 से इसमें गुणा होगा तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से हमें लगा करके दिखाना था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 का हमें नहीं निकालना था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको भी निकाल करके दिखा दिया आपको। 2022 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताइए। तो बच्चों को संख्याओं का ज्ञान कराना, क्योंकि आपको पता है आजकल हर जगह संख्या ही पहले काम आती है। बच्चे सुबह घड़ी देख करके उठते हैं, स्कूल टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, हर दिन भर वो टाइम देखते ही उनका बीतता है। तो टाइम कैसे देख पाते? जब उन्हें संख्या का ज्ञान होता है तभी तो वो टाइम देख पाते हैं, और तर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है गणित से। क्वेश्चन नंबर 13 है अयोगवाह के 3 प्रकार बताइए। तो अनुस्वार है, एक बिंदु होता है खाली, अनुनासिक इस तरीके से चंद्र बिंदु, और यहाँ पर विसर्ग होगा दोस्तों, विसर्ग। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग होगा इस तरीके से, आपको पता ही है आहा, आहा में जो लगता है ये विसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाता है तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। 5 वर्गों के वर्ण क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ च छ ज झ, यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है, वो सब यहाँ पर सबके सब यहाँ पर क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है, य र ल और व है। उष्ण व्यंजन व्यंजन तीनों श और ह है, ये भी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हलंत से क्या अभिप्राय है, लिखिए। हलंत से आशय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। A to Z में आपको पता है ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। 2016-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है च वर्ण की ध्वनियां कितनी है। तो च वर्ग में कौन कौन आता है। तो च, छ, ज, झ, इ यही वर्ण आते हैं। 2016 में देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो गुणा में गुणनफल आता है, गुणा करने के बाद गुणज और गुणक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो 5 इकाई की जगह पर है तो 5 गुणे 1 बराबर 5 ही होगा। 4 दहाई की जगह पर है तो 4 गुणे 10 होगा, तो 4 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यहाँ पर वही लिखा है। फिर 3 है तो ये 3 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ये सैकड़े की जगह पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा और सैकड़े में 100 से गुणा होगा। तो ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं विधानवाचक या एवं निषेधवाचक वाक्यों में क्या अंतर है, एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना। ठीक है, लता नाचती है, काम का होना, यहाँ पर काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हमें देखने को मिल जाता है किसी वाक्य में। और निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, इन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, यानी कि काम नहीं हो रहा है। लता नाचती नहीं है, काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पष्टता। अगर आपके वाक्यों में, शब्दों में या आप जो बोल रहे हैं उसमें स्पष्टता नहीं है तो सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो स्पष्टता होना क्या है, बहुत जरूरी है वाक्य में। तो स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। फिर है सार्थकता।
ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए। न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। फिर है शुद्धता। यदि ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। फिर है तरंगता। ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं है, यहाँ होना चाहिए था, अगर बिल्कुल नहीं है तो एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। अगर बीच बीच में रुक नहीं रहा है बोलने वाला, या थोड़ा सा भी उससे वह कहाँ पर ठहरना है, कहाँ कैसे बोलना है, वाक्य को अगर सही से नहीं बोल रहा है, तो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऊब जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और तीनों ही आपको पता है। टोटल 25 है इनकी संख्या। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा, ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर क्लास में बार बार कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आपको बिल्कुल रट उठे। या रा ला वा और तीनों श और ह, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। 2016 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, अयोगवाह के 3 प्रकार कौन है? तो अयोगवाह अनुस्वार बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु और विसर्ग। इस तरीके से देखिए 2016, 2022 दोनों सालों में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है। हरस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो हरस्व स्वर में अ, ई, उ, री, यही 4 वर्ण आते हैं। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट करिए। तो बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो समृद्ध कौन कौन सी ध्वनियां हैं? ई, उ, ऊ। अर्ध विवृत में ए, ओ, अ। विवृत में आ बोलोगे आप तो आपका जो मुंह है वो पूरा गोल हो जाएगा। और अर्ध संवृत में ए और ओ आते हैं। 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो री का मूर्धा होता है ऋटुड़साणाम मूर्धा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा और ऋटुड़साणाम मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 29 है। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों और तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो देखिए उचित आसन व मुद्रा होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से कोई कहानी, नाटक, कविता कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझते हुए आगे बढ़े, धैर्य रखें और वातावरण शांत हो अगर आप मौन वाचन कर रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। तो आवृत्ति बार बार दोहरा करके, पुनरावृत्ति करा करके, स्थान परिवर्तन कराकर, स्पष्टता को और बढ़ाकर और निवारण करके। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजन दिन भर लिखता है, लिखता है ये तो काम हो गया, और दिन भर लिखता है, जो दिन भर शब्द आप देख रहे हो ये क्रिया के विशेषण को बता रहा है। राजन राधा से तेज दौड़ता, तो ये जो तेज शब्द है ये दौड़ना, दौड़ तो रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है, तो जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण या जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 32 है। वचन किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में आपको पता ही है एक वचन और बहुवचन ही होता है खाली। संस्कृत में 3 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वचन के प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 में यही पूछा ही है। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और यहाँ पर देखिए एक वचन में क्या होता है? तो शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का, औरत, मोर, बाघ, लड़की। फिर बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहुत अधिक व्यक्ति या बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि घोड़े, बालकों, ठीक है, तितलियां, इस तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 34 है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को लिखिए जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आकाश हुआ, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता, ये सब हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो क और श से मिलकर के छ बनता है। संयुक्त व्यंजन त्र किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो त और र से मिलकर के त्र बनता है। फिर संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो ज और इ से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये जो बिंदु है ये किसका चिन्ह है? तो ये अनुस्वार का चिन्ह है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है, ये चिन्ह किसका है? तो ये चंद्र बिंदु किसका है? ये चंद्र बिंदु का ही चिन्ह है, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 44, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना है, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। तो पठन के सोपान, पठन के मुख्य 3 सोपान होते हैं। पहला है मुद्रित प्रतीकों की पहचान, दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, तीसरा है अर्थ ग्रहण का उपयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या क्या पढ़ लेंगे? जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जो चित्र पठन यानी कि चित्रों को देख करके उस चित्र में कोई क्या कर रहा है, जैसे कि कोई गांव का सीन है उस चित्र में, तो कोई व्यक्ति अपनी गायों को लेकर के जा रहा है, कोई व्यक्ति उसमें किसी ने मिठाई की दुकान लगाई है, या कोई साइकिल से जा रहा है, औरतें चारा लेकर आ रही हैं, इस तरीके से एक गांव का दृश्य है, तो बच्चे उसमें बताएंगे। आप पूछोगे क्योंकि बच्चे उसी परिवेश के हैं, तो वो सब कुछ उसमें बताएंगे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई हैं, इस तरीके से। शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन, इनकी अपेक्षा हम बच्चों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं क्या होती हैं? उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर तो चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बच्चा 8 पास करके चला गया है, तो अब उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन कर ले। यानी कि अगर किसी कहानी के बारे में, कविता के बारे में, नाटक के बारे में उससे पूछा जाए तो वो अपनी विचार भी रखे कि हाँ, इसमें कहाँ कहाँ क्या कमियां थी और कैसे इस कहानी को और बेहतर बनाया जा सकता था। ठीक है, या कौन कौन से पात्र उसको बहुत अच्छे लगे जिनसे उसे सीखने को मिला अपने जीवन में, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्चारण के दोष बताइए। तो पहला है रुक रुक कर बोलना, दूसरा है गदगद स्वर में बोलना, तीसरा है दीनता के स्वर में बोलना, चौथा है गा गा कर बोलना, और पांचवा है मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे, और ऐसे लोग हमें अपने रियल लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये उच्चारण के दोष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। आप लिख करके भी अपनी बातों को किसी को कह सकते हो, जैसे कि आज सब लोग मैसेज का यूज करते हैं, मैसेज का यूज करके अपनी बातों को लोगों से कहते हैं, या मुख से बोल करके भी, फोन करके भी अपनी बातों को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करते हैं? तो बालकों में पढ़ने के प्रति आदर के भावों का विकास करना, और दूसरा है बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे जितने भी प्रश्न थे, आपने सारे प्रश्नों को देख लिया। और दोस्तों, अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हमारे 4th सेमेस्टर के, तो आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में, टारगेट यूपी टेट ऐप में। आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और सारे विषयों की ये रजन सीरीज, जो पवन सीरीज आप देख रहे हो, ये पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। तो ये अलग से आपको बाजार से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाए, और इसके लिए हमने ऐप की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, और यूट्यूब पर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर क्लास की। बस यूट्यूब पर आपको प्रचार ऐड देखने को मिलता है, हमारे ऐप में कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आएगा, केवल 4th सेमेस्टर का मटेरियल रहेगा। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी या कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप केवल पढ़ते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है हमारा, इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों तक ये पहुंच सके और आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। दोस्तों इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।